आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और एक ही पोस्चर में बैठे रहने से स्लिप डिस्क की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। और स्लिप डिस्क की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि आज के रेट में 5% की आबादी इस समस्या से जूझ रही है। लेकिन आखिरकार स्लिप डिस्क की समस्याएं क्यों होती है, क्या है इसके कारण, क्या है इसके लक्षण और कैसे हम इसका रोकथाम कर सकते हैं, ये हम आज के खास कार्यक्रम में जानने वाले हैं। क्योंकि आज के हमारे खास कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विनीता कंसल। शी इज सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड as well as ex Apollo Hospital, as well as she is director of Healthy Living फरीदाबाद। आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्टूडियो में। थैंक यू स्निग्धा, मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। मैं हूं डॉक्टर विनीता कंसल, डायरेक्टर हेल्दी लिविंग फिजियोथेरेपी क्लिनिक। पहली बात तो स्लिप डिस्क ये एक ऐसी समस्या है जो कि आधी आबादी से गुजर रही है। अब मेन क्वेश्चन ये पुट ऑन करना चाहूँगी कि आखिरकार ये स्लिप डिस्क है क्या है ये बीमारी, क्या है ये टर्म? हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है। दो हड्डियों के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। डिस्क का मेन काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन एंड स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देना। डिस्क मेजरली दो मटेरियल से मिलके बनती है। आउटर फाइब्रो कार्टिलेजिनस मटेरियल जो हार्ड होता है एंड इनर सॉफ्ट जेलाटिनस मटेरियल जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। किसी कारण से जब डिस्क की आउटर लेयर वीक हो जाती है या उसमें टीयर आ जाता है तो अंदर का जेलाटिनस न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आने की कोशिश करता है या बाहर आ जाता है। इसी कंडीशन को ही हम स्लिप डिस्क कहते हैं। तो जब वो बाहर आ जाता है तो जो नियर बाय नर्व्स हैं उन पे वो प्रेशर डालता है, उसी के कारण स्लिप डिस्क के सिम्टम्स आते हैं। स्लिप डिस्क का ऑनसेट सडन भी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट केसेस, फॉल, ट्रॉमा के केसेस, बट ज़्यादातर जो देखा गया है ये डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्लिप डिस्क की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डीजनरेशन, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी जगह से नहीं हिलता है, सिर्फ उसमें स्लाइट चेंजेस आते हैं। सेकेंड स्टेज इज स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन और बल्ज, उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है। थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ एक्सट्रूशन, जिसमें टीयर के कारण न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन वो डिस्क के पैरेंट डिस्क के कॉन्टैक्ट में ही रहता है। एंड द लास्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसस कंप्लीटली बाहर आ जाता है डिस्क से और स्पाइनल कैनाल में आ जाता है। आमतौर पे स्लिप डिस्क किसी भी स्पाइन के हिस्से में हो सकती है, बट सर्वाइकल स्पाइन और लंबार स्पाइन में ये ज़्यादा कॉमन है और मोस्ट कॉमनली लो बैक में देखी जाती है। तो स्लिप डिस्क की समस्या के बारे में एक्चुअली हम सभी आज हम इस कार्यक्रम में जान रहे हैं। ऐसे में आजकल के यंगस्टर्स की अगर बात करें तो खासकर यंगस्टर्स बेहद ही ज़्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं। यंगस्टर्स बेसिकली देखा जाए तो इनफैक्ट अगर हम बात करें स्लिप डिस्क की समस्या की तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा, ये टर्म स्लिप डिस्क है तो जनरली ओल्ड एज पीपल को होते होंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं दर्शकों कि ये स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या है जो कि 15 to 16 इयर्स एज्ड यंगस्टर्स को भी होते हैं। लेकिन आखिरकार ये समस्या क्यों हो रही है, क्या है इसके कारण, हम ये भी जानेंगे। डिस्क डीजनरेशन बेसिकली एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिस्क का वाटर कंटेंट कम हो जाता है और उसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ कारणों के कारण ये डीजनरेशन बहुत जल्दी आ जाता है और फास्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कारण क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पुअर पॉस्चर। पुअर पॉस्चर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जो लोग अधिकतर लोग जिनका काम अधिक समय तक लैपटॉप पे रहता है या जो प्रोफेशंस जिनमें अधिक समय के लिए बैठना होता है, उसमें पुअर पॉस्चर के कारण मसल्स और लिगामेंट्स लेंथन हो जाते हैं। उनकी लेंथनिंग के कारण स्पाइन पे फोर्सेस बढ़ जाते हैं और ये डिस्क डीजनरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। सेकंड कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री हो गया है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ज़्यादातर टाइम हम गैजेट्स पे स्पेंड करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे स्पेंड करते हैं, उसके कारण भी ये समस्या ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट कारण है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। एक्सीडेंट केसेस के कारण या किसी भी तरह का ट्रॉमा, फॉल, एक्सीडेंट के कारण ये प्रोसेस जल्दी इनिशिएट हो जाता है। नेक्स्ट कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारी स्पाइन की ब्लड सप्लाई को कम करती है।
तो जब स्पाइन की ब्लड सप्लाई कम होती है तो डिस्क डिजनरेशन फास्ट हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो दर्शकों, हमने जाना कि आखिरकार स्लिप डिस्क के क्या कारण हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्लिप डिस्क के क्या लक्षण हैं? कई बार ऐसी बीमारी यानी स्लिप डिस्क हमें हो तो जाते हैं, लेकिन आखिरकार इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये हमें पहचानने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार स्लिप डिस्क के क्या कुछ सिम्टम्स हैं? नेक पेन या बैक पेन, नेक पेन का बाजू में रेडिएट होना, लो बैक पेन का टांगों में रेडिएट होना, टिंगलिंग या नमनेस जिसे हम झंझनाहट बोलते हैं, झंझनाहट या सुन्नपन हाथों में या पैरों में, पेशेंट को चक्कर आने की कंप्लेंट भी हो सकती है, सिवियर केसेस में इवन मसल वीकनेस भी हो सकती है। मेन लक्षण है स्लिप डिस्क के। तो हमने सिम्टम्स भी जाना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में डाइट। आखिरकार हम ऐसे कौन से डाइट ले, क्या खाएं हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में? खासकर अगर बात करें लाइफस्टाइल की, तो हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गई है। एवरीवन इज़ ऑफिस गोइंग, और ऑफिस के चक्कर में हम अपने डाइट को प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाते। तो डाइट और बीमारी का काफ़ी बड़ा कनेक्शन होता है। ऐसे में मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार स्लिप डिस्क की समस्या और डाइट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? क्या डाइट लेना चाहिए कि हम स्लिप डिस्क की समस्या को रोक सकते हैं? वैसे तो स्लिप डिस्क एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनिशियल फेज़ में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करे। उसमें आप विटामिन सी रिच फूड्स ले सकते हैं जैसे ब्लूबेरीज, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज। वंस द एक्यूट फेज इज़ ओवर, उसके बाद आप कोलेजन रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आमतौर पे आलमंड्स, वॉलनट्स और अलसी के बीज जिनको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, उसमें पाए जाते हैं। आप कैल्शियम रिच डाइट ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन के का। विटामिन के हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ग्रीन सीजनल लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपको क्या फूड्स अवॉइड करने हैं। आपको प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने हैं, जैसे रिफाइंड फ्लोर हो गया, मैदा हो गया, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपने अवॉइड करने हैं। बेसिकली जितने भी ये जंक फूड हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज शुगर्स इंक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन। हमारा पर्पस होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन को हमें डाउन करना है। सो जितना आप ये वाले फूड खाएंगे, इन्फ्लेमेशन फर्दर एग्रीवेट होगी और कंडीशन फर्दर एग्रीवेट होती है। सो आपको शुगर लोडेड फूड्स अवॉइड करने हैं। तो दर्शकों, हमने ये जाना कि खासकर डाइट पर क्या ध्यान देना चाहिए, लेकिन अक्सर नानी दादी के जितने भी घरेलू उपचार होते हैं, सबसे पहले तरीके हम यही अपनाना चाहते हैं कि आखिरकार क्या घरेलू उपचार अपनाया जाए कि हमारी सारी बीमारियां ही ठीक हो जाए। ऐसे में हम जानना चाहेंगे मैम आपसे कि आखिरकार स्लिप डिस्क की समस्या को दूर करने के लिए क्या घरेलू उपचार अपनाया जाए? बेसिकली एक्यूट एपिसोड ऑफ पेन में जब आपको सिवियर पेन आए, उस समय आपको कोल्ड पैक लेना है। एक आम धारणा है जब भी पेन होता है हम गर्म की सिकाई कर लेते हैं, हम हॉट पैक ले लेते हैं, वहीं पे हम कंडीशन को बेसिकली ख़राब कर देते हैं। जब भी कंडीशन एक्यूट होती है तो पेन और सूजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, उस समय हॉट पैक लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। एक्यूट सिम्टम्स में आपको कोल्ड पैक लेना है। कोल्ड पैक रैप्ड इन अ कॉटन क्लॉथ और टॉवल। आप एवरी 1 आवर भी इसको रिपीट कर सकते हैं। 10 मिनट्स तक आपको लेना है फॉर फर्स्ट 2 to 3 days। वंस द एक्यूट फेज स्टार्ट सेटलिंग डाउन, 3rd और 4th डे ऑनवर्ड्स आप हॉट पैक से स्टार्ट कर सकते हैं। हॉट पैक आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए लेना है और दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। और जब भी एक्यूट सिम्टम्स हैं, आपको उस समय बॉडी को रेस्ट देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, स्पेशली फीमेल्स में हम ये देखते हैं कि फीमेल्स पेन को इग्नोर करती हैं। बेसिकली पेन एक सिम्टम है, एक अलार्म है, उसे हमें समझना होगा। बॉडी इज सेइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, यू हैव टू टेक केयर। सो उस फेज में आपको बॉडी को रेस्ट देना है। जितने ज़रूरी की एक्टिविटीज़ है वो ही आपने करनी है। जितना हो सके रेस्ट लीजिए, बेड रेस्ट नहीं, रेस्ट लेना है। आप थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, उस समय आपको एलिस बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगा के आप जब थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे तो डिस्क का लोडिंग होगा,
डिस्क का लोडिंग होगा तो डिस्क को न्यूट्रिशन पहुंचेगा, उसका ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा और आपका पेन रिलीफ होगा। तो दर्शकों, हमने घरेलू उपचार भी जाना। आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम में जो घरेलू उपचार हमें पता लगा है और आप सबको भी पता लगा है, वो आप ज़रूर अपनाएंगे। ऐसे में अधिकतर महिलाएं बोन रिलेटेड समस्या से काफ़ी गुजर रही हैं। आखिरकार महिलाओं के जोड़ों में दर्द होना, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जो अक्सर उन्हें उठने बैठने से लेकर लेटने तक में दिक्कत आती है। लेकिन आखिरकार बोन्स की जो इश्यूज़ है फीमेल्स में, वो कौन से इश्यूज़ हैं और क्या है मैम, आपसे जानना चाहूँगी। जी, फीमेल्स एक्चुअली अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे फेजेस अंडरगो करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, देन डिलीवरी, देन 40s में मेनोपॉज। सो मेजरली हार्मोनल चेंजेस के कारण फीमेल ज़्यादा प्रोन रहते हैं बोन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें फीमेल की बॉडी से बहुत सारे बेसिकली न्यूट्रिशन बेबी की तरफ जाता है और फीमेल बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। उस समय समटाइम्स फीमेल्स प्रॉपरली अपना ख्याल नहीं रख पाते। पोस्ट डिलीवरी फीमेल्स का मेजरली फोकस बेबी हो जाता है और अपनी हेल्थ को वो प्रायोरिटाइज नहीं करते। सिमिलरली इन द मेनोपॉज फेज हार्मोन्स सिक्रेट होना बंद हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो बोन्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। तो जब हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो जाती है या कम हो जाती है, फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं। मोरओवर फीमेल्स अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटी नहीं देती हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू बोन रिलेटेड डिजीजेस। तो आखिरकार महिलाओं में जितने भी ये जोड़ों के दर्द की जितनी भी शिकायतें हैं, आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए ज़रूर आप इसे ठीक कर सकते हैं। खास तौर पर सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द बहुत ही कॉमन इलाज और बीमारी है जो हम ढूंढते हैं, जो हम तलाश करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार सर्दियों में हम अपने जोड़ों के दर्द की समस्या कैसे इससे निपटारा कर सकते हैं और क्या है इसकी वजह। सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर सर्दियों में जोड़ों के दर्द बढ़ते क्यों हैं। बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डाउन होने से हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेज है, ये स्वेलअप हो जाती हैं। इसके स्वेलिंग के कारण जॉइंट का प्रेशर बढ़ जाता है। जॉइंट के प्रेशर बढ़ने से नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एक दूसरा कारण ये भी है कि जो साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा थिकन हो जाता है। उसकी थिकनिंग के कारण स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है। एक और कारण ये भी है कि जब हम बाहर जाते हैं, बॉडी हीट कंजर्व करने की कोशिश करती है, जिसके कारण ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और हमारी लेग्स की तरफ थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण पेन और स्टिफनेस की समस्या बढ़ जाती है। अब इससे बचने के कई उपाय हैं। सबसे पहले तो अपने आप को आप प्रॉपरली वार्म क्लोथ्स में कवर करिए, लेयर्स में क्लोथिंग पहनिए, अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। सेकेंडली है प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहिए। जितना आप अच्छे से पानी पिएंगे, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप ठंड से बच सकते हैं। थर्ड सजेशन है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बोन हेल्थ, हमारी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव रहती है और विंटर का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कम पड़ता है। नेक्स्ट है कि जब भी आप वॉक के लिए जाएं तो आप बेसिकली धूप में जाएं। विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग वॉक अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली एल्डरली पीपल। तो आप बेसिकली जब भी वॉक के लिए जाएं आप धूप में जाएं। नेक्स्ट, आप थोड़ा सा धूप डेली अपने आप को ज़रूर दिखाएं। डेली धूप लेने से विटामिन डी लेवल्स आपके मेंटेन रहेंगे और बोन हेल्थ इम्प्रूव रहेगी। नेक्स्ट है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो आप प्रॉपरली डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही लीजिए। नेक्स्ट है रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें। फिजिकल इनएक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ जाती है विंटर्स में, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर वॉक वगैरह के लिए नहीं जाते हैं। सो आप इंडोर रह के ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। अक्सर देखा गया है कि विंटर्स में हम बहुत सारे स्वीट फूड्स या तला हुआ भोजन
लेते हैं तो वो उसके कारण हमारा वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो हम वॉक के लिए नहीं जा रहे, दूसरा हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं। सो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए घर पे रह के आप एक्सरसाइज करें, बट एट द सेम टाइम थोड़ा डाइट भी लाइट लीजिए। नेक्स्ट है, बॉडी को आप हाइड्रेटेड प्रॉपरली रखें और सूप्स एक्सेट्रा ज़रूर लें, बिकॉज वो आपको बॉडी को इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव करेगा और बॉडी प्रॉपरली वार्म भी रहेगी। सो ये सब टिप्स के थ्रू आप विंटर्स को बहुत हेल्दी वे में मैनेज कर सकते हैं। तो दर्शकों, सर्दियों का जो ये मौसम है काफ़ी ज़्यादा कुछ बीमारियां लेकर भी आ रहा है, लेकिन खासकर आज के हमने कार्यक्रम में जाना कि किस तरीके से हम सर्दियों में खुद की बचाव करके और खुद को सुरक्षित रखकर, खासकर सर्दियों से बचाकर बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो आप भी इस हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्कुल और ज़रूर अपनाएं। तो हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क की। ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्लिप डिस्क में खासकर क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। स्लिप डिस्क यूजुअली क्लिनिकली इजीली डायग्नोज हो जाता है। स्टिल इन्वेस्टिगेशंस आर डन टू कंफर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस। MRI इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्सरेज, बट इनिशियल फेज में सिम्टम्स नहीं आते, क्रॉनिक फेजेस में एक्सरे में वी कैन सी द सिम्टम्स। नेक्स्ट इज़ द NCV, जिसमें हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज चेक करते हैं, एंड द अदर इन्वेस्टिगेशन इज़ EMG, जिसमें मसल स्ट्रेंथ कितना अफेक्टेड है वो पता चलता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें स्लिप डिस्क के दौरान पता लगते हैं, जो कि डॉक्टर यूजुअली रेकमेंड करते हैं, सलाह देते हैं। सो जनरली स्लिप डिस्क की समस्या में अक्सर जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर बेल्ट लगाते हैं या बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पेशेंट्स जो हैं वो सालों साल तक बेल्ट लगाते हैं, लेकिन क्या ये हद तक कितना सही है, ये हम जानना चाहेंगे मैम आपसे। स्लिप डिस्क के एक्यूट फेज़ में बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। बेल्ट बेसिकली आपको प्रोटेक्शन देगा उस फेज़ में और इंजरी को फर्दर प्रिवेंट होने से रोकेगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स सालों तक बेल्ट लगा के रखते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनकी हेल्थ पे। कंटिन्यूसली बेल्ट लगाने से हमारी मसल्स और वीक होती चली जाती हैं और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पेशेंट मेंटली बहुत डिपेंडेंट हो जाता है बेल्ट पे। जब भी वो बेल्ट नहीं लगाते हैं दे डोंट फील सिक्योर। सो पेशेंट्स को बेल्ट सिर्फ एक्यूट फेज़ में लगानी है। एक्यूट फेज़ मतलब जब सडन उनको बहुत ज़्यादा पेन आएगा तो इनिशियली उनको बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगानी है वॉकिंग के टाइम पे या जब वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें उनको ज़्यादा देर तक खड़े होना है या चलना है। ड्राइविंग या ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको बेल्ट लगानी है। धीरे धीरे आपको बेल्ट को वीन करना है। बेसिकली आफ्टर 2 to 3 weeks ऑफ acute episode धीरे धीरे बेल्ट का यूज़ कम करना है। बेसिकली आपको बेल्ट तब सिर्फ ट्रैवलिंग या ड्राइविंग के टाइम पे लगानी है। तो दर्शकों, ज़्यादातर अमूमन ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ होता है कि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ऐसे ही स्लिप डिस्क की समस्या में भी जो पेशेंट्स हैं वो बेल्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट दर्शकों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि अभी फ़िलहाल मैम ने बताया कि जब भी आप एक्टिविटीज़ करें तब ही बेल्ट का इस्तेमाल करें, जब भी ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से। और साथ ही साथ आप दर्शकों की तरफ से भी दिमाग में कई सारे सवाल आते ही होंगे, और ये एक सबसे कॉमन सा सवाल है, रात के वक्त सोने का पॉस्चर। क्योंकि रात के वक्त जब हम सोकर सुबह उठते हैं और उसके बाद जो दर्द होती है उससे काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम फ्रेशनेस फील नहीं कर पाते हैं। तो आखिरकार मैम, स्लिप डिस्क की समस्या में सोने का पॉस्चर क्या होना चाहिए? जी, रात को जब भी आप सोएं, जब आप कमर के बल सो रहे हैं तो नीज़ के नीचे आप एक पिलो लगा सकते हैं। अनटिलनेस आप कोई नी का स्पेसिफिक कंडीशन से जूझ रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको मना करा है, सपोज नी रिप्लेसमेंट हुआ है या ऑलरेडी नीज़ बेंट रहते हैं, ओनली उन केसेस में नहीं लगाना है। अदरवाइज आप नीज़ के नीचे पिलो लगा सकते हैं, दैट विल रिलैक्स योर लो बैक। जब भी आप करवट करके सोएं तो एक पिलो आप नीज़ के बीच में लगा सकते हैं, उससे हमारा जो स्पाइन है, लंबार कर्व है, वो न्यूट्रल रहता है। हिप लेवल और नी लेवल काफ़ी हद तक सेम लेवल में आ जाता है, एंड दैट इज़ रिलैक्सिंग फॉर द स्पाइन। आपने पेट के बल लेट के नहीं सोना है। पेट के बल लेटने वाला पोजीशन जो है वो लंग्स के लिए अच्छा है, बट इट्स अ वेरी बैड पोजीशन फॉर द स्पाइन, सो वो आपने अवॉइड करना है। तो स्लीपिंग पॉस्चर बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है हमने जानना। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि आखिरकार हमारा स्लीपिंग पॉस्चर क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, जिसकी वजह से जो स्लिप डिस्क की समस्या है वो कम हो सकती है।
तो दर्शकों, जैसी जिंदगी हम जीते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिरकार हम अपने साथ किस तरह की बीमारी लेकर आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल में स्लिप डिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल है मैम? जी सर, लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, खाली स्लिप डिस्क में नहीं, आई विल से कि इन एनी डिजीज़ और एनी डिसऑर्डर। जितना लाइफस्टाइल हमारा एक्टिव रहेगा उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। जब हम a healthy lifestyle basically includes regular exercise, a healthy diet and a positive frame of mind. जितना हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे उतना हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। जितना हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, हमारी मसल्स जब स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो डिस्क पे लोड कम आएगा। जब डिस्क पे लोड कम आएगा तो उसका डीजनरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस। जितना हम आजकल स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स अर्ली इनिशिएट हो रहा है। बेसिकली स्ट्रेस जो है वो साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस को राइज देता है। साइकोसोमैटिक डिजीज़ का मतलब है एन इमोशन टर्निंग टू अ फिजिकल प्रॉब्लम। सो बेसिकली जब भी स्ट्रेस होता है वो फिजिकल, किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में एंड अप हो जाता है। तो जितना हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, हम बेसिकली स्ट्रेस मेडिटेशन करेंगे या पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो उस तरीके से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हेल्दी न्यूट्रिटिव डाइट। जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे, बोन्स को, मसल्स को, बोन्स को न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंचेगा और डिस्क रीजनरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो दर्शकों, आखिरकार हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है कि आखिरकार हम किस तरह की बीमारियां लेकर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर सुधारें। खासकर अब देखा जाए तो बिकॉज हमारे सामने फिजियोथेरेपिस्ट खुद बैठे हैं, तो अब इसमें ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि मैम फिजियोथेरेपी का एक्चुअली स्लिप डिस्क में क्या रोल है, क्या कुछ करते हैं मुझसे? फिजियोथेरेपी का स्लिप डिस्क के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहता है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एंड थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में पेशेंट को कम्प्लीटली एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग द कंडीशन, रिगार्डिंग द डूज एंड डोंट्स, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पॉस्चर्स उनके लिए ठीक हैं, क्या पॉस्चर्स उनके लिए ठीक नहीं हैं, उनको कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे लैपटॉप पे वर्क करना है, उनका वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए। होम मेकर्स के लिए घर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इवन कुकिंग से लेके और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको किस तरह से मॉडिफाई करा जा सकता है कि आपकी स्पाइन भी हेल्दी रहे, आपकी एक्टिविटीज़ मैनेज भी हो जाए, बट एट द सेम टाइम वो मूवमेंट सेफ हो। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट अप्रोच। ट्रीटमेंट अप्रोच में बेसिकली इनिशियल फेज में जब पेशेंट पेन में होता है तो हम बहुत सारी मशीन्स और टेक्निक्स के थ्रू पेन को ट्रीट करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी फिजियोथेरेपी की मशीन्स मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। Once the patient pain is controlled, then we start with the strengthening program of the patient. Strengthening program में बहुत तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं पेशेंट को। एक्सरसाइजेस कराने से पेशेंट का मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। ये सब पैरामीटर्स जब इंप्रूव हो जाते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग दी एपिसोड अगेन बिकम्स मिनिमल। तो आखिरकार अब बेहद ही ज़रूरी सवाल है, अक्सर हम सर्जरी से बहुत डरते हैं, लेकिन स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या है, आखिरकार ये किस लेवल पर स्लिप डिस्क आ जाए कि हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए? तो ये जवाब जानना चाहूँगी मैं आपसे। जी, सर्जरी इज़ रेयरली इंडिकेटेड इन स्लिप डिस्क। बेसिकली सर्जरी हार्डली मोर देन 95% ऑफ द केसेस कंजर्वेटिवली मैनेज करे जा सकते हैं। सर्जरी के बेसिकली कुछ सर्टेन इंडिकेशन हैं, उन्हीं केसेस में सिर्फ सर्जरी इंडिकेटेड होती है, जैसे सडन एपिसोड ऑफ सिवियर मसल वीकनेस, सैडल एनेस्थीसिया, मतलब सेंसेशन जो है इनल रीजन में वो चली जाती है, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बाउल एंड ब्लैडर। इसका मतलब है कि पेशेंट का यूरिन पे और मोशन पे कंट्रोल जब अफेक्ट होना शुरू हो जाए, ओनली इन दोज केसेस सर्जरी इज इंडिकेटेड। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस को हम इजीली कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने जाना कि आखिरकार स्लिप डिस्क के किस सिचुएशन में या किस स्टेज पर आकर सर्जरी का क्या रोल है, या फिर हम कब तक बचाव कर सकते हैं।
ऐसे में इसके साथ ही साथ, क्योंकि आज का कार्यक्रम बेहद ही खास है, हमने काफ़ी सारे सवाल लिए हैं, तो इसी बीच बेहद ही ज़रूरी होता है कि हमारे दर्शकों के लिए क्या खास मैसेज है आज हमारे लिए मैम के पास? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। प्राणायाम और मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो लाएगा। जब स्ट्रेस लेवल्स लो रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। एक अच्छा डाइट लीजिए। अक्सर देखा गया है कि हम सब काम कर रहे होते हैं लेकिन अपनी डाइट को इग्नोर कर देते हैं। तो डाइट को इग्नोर मत करिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो लाइफ के सारे फ्रेम्स में आप पॉजिटिविटी लाएंगे। यू विल अट्रैक्ट सक्सेस, यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने खासकर जाना कि स्लिप डिस्क की समस्या कैसे होती है, कैसे इसके रोकथाम हम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस बार की सर्दी आपकी बेहद ही अच्छी गुजरेगी, क्योंकि आज के खास कार्यक्रम में हमने सारे बचाव, सारे प्रिकॉशंस आपको बताने की कोशिश की है। मैम, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को यूं जागरूक करने के लिए। माय प्लेजर।